हाँ, हम नॉट अ सोशलाइज। क्या होता है वो इंस्टा पे आते हैं क्या? हाँ, तो जो किडनी को जब हमने ऐसे आड़ा काटा, उसका जब एलएस लिया तो उसके जो पोर्शन थे हमने कितने इसमें डिवाइड किया था? कितने इसमें? आउटर वन इज एंड इनर वन इज मेडुला के अंदर एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स। दे आर पिरामिडल शेप होते हैं और मेडुला में होते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, यहाँ तक समझा? नेफ्रॉन ने कितने टाइप पढ़े थे? 2। कितने? कौन कौन से? पहला कौन सा था? नेफ्रॉन के टाइप्स एंड में पढ़ाया था। नेफ्रॉन का सब डिवीजन नहीं है, नेफ्रॉन के टाइप्स, नेफ्रॉन के पार्ट्स नहीं पूछ रहा हूँ। ऑन कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर जो लूप ऑफ हेनले कैसे जाता है? वेरी लिटिल रहता है, और जक्स्ट्रा मेडुलरी में डीप डाउन जाता है मेडुला में। ठीक है, वापस एलएस ऑफ किडनी। ठीक है, कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इनटू मेडुला। क्या पूछ रहा हूं मैं? कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इनटू मेडुला इन फॉर्म ऑफ कॉलम ऑफ बर्टीनी। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट कनेक्ट्स ऑल द इंडिविजुअल रिनल पिरामिड्स या मेडुलरी पिरामिड्स जो होते हैं उनको कनेक्ट करता है। ईच मेडुलरी पिरामिड ओपन्स इनटू माइनर कैलिक्स। हाँ, फिर दे ओपन्स इनटू एंड दे ओपन्स इनटू यूरेटर। किसमें? थ्रू क्या नोच का नाम क्या जो किडनी में जा से क्या बोलते हैं उसको? हाइलम। हाइलम के अंदर से आर्टरीज और वेन और रव्स ये सब एंटर करता है और यूरेटर ओरिजिनेट होता है हाइलम से। ठीक है, फिर पढ़ा था यूरिनरी ब्लैडर। जब ब्लैडर एम्प्टी होता है तो उसके जो बेस में कितना होता है उसका डायमीटर ऑफ बेस 2.5 सेंटीमीटर। और जब वो फिल हो जाता है तो कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक याद है सबको? फिर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। कितने इसमें डिवाइडेड है? सॉरी, कितने पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के? मेन कितने? अरे बोलो कितने? 2। पहला इज ग्लोमेरुलस और दूसरा रिनल ट्यूब्यूल। समझा? याद है? ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। कैपिलरीज का एक गुच्छा है, हाईली कॉइल्ड होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बोलते हैं, विच इज फॉर्म्ड ऑफ किन चीजों से बना हुआ होता है? एक एफरेंट आर्टेरियोल जो के ब्लड लेकर आता है, और इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट का डायमीटर ब्रॉड होता है, नैरो होता है, और इफरेंट का इसकी वजह से क्या बनता है उसमें? प्रेशर ग्रेडियंट। इसके बाद रिनल ट्यूब्यूल। रिनल ट्यूब्यूल में सबसे पहला कौन सा था? बोहमन्स कैप्सूल। क्या? बोहमन्स कैप्सूल। क्या था? बोहमन्स कैप्सूल के एपिथेलियम पे जो सेल्स होते थे उनको क्या बोलते थे? क्यों? क्योंकि उनको पैर होते थे। फॉल्स नहीं, फॉल्स जहां पर भी होता है उसका मतलब होता है स्यूडो प्रीफिक्स लगता है फॉल्स से पहले। यहाँ पर पोडोसाइट्स है, स्यूडोपोडोसाइट्स नहीं है। क्या है? पोडोसाइट्स। उसके बाद ग्लोमेरुलस रेफरेंस पॉइंट से कॉन्व्यूलेटेड एकदम थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसको भाई? कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखा। इसको क्या बोला हमने? पीसीटी या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। क्या? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल किसके प्रॉक्सिमल होता है? बोहमन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस, या फिर उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस प्लस बोहमन्स कैप्सूल इज इक्वल टू माल्पीजियन बॉडी। क्या? माल्पीजियन बॉडी।
उसके बाद पीसीटी से एक हेयर पिन शेप रेनल ट्यूब्यूल निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के कितने पार्ट होते हैं? दो। एक कौन सा होता है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और दूसरा क्या होता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ऐसी कुछ तो जिसमें बहुत बार ऑफ 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 आया था, कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है डाइजेशन में? इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लंगर एंड्स ऑफ पैनक्रियाज, याद है? और अल्फा सेल क्या सिक्रेट करते थे? बताया था? नहीं बताया था? पक्का नहीं बताया था? ग्लूकागॉन, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं। इंसुलिन कैसा ग्लैंड है? दो टाइप के ग्लैंड पढ़ाया था, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। तो जो पैनक्रियाज है वो कैसा ग्लैंड है? मिक्स है, दो बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन पोर्शन क्या होता है उसका? आइलेट्स ऑफ लंगर एंड्स, उसमें अल्फा बीटा गामा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन, और सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट करते हैं गामा सेल्स। ठीक है, वो छोड़ो। और उसका एक्सोक्राइन पोर्शन क्या सिक्रेट करता है? बोलो, पैनक्रियाटिक जूस। वापस बैक टू इधर। लूप ऑफ हेनले के बाद में एक और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देखा था, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि वो ग्लोमेरुलस से थोड़ा दूर था, इसलिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब इधर एक ध्यान दो, ट्रू या फॉल्स बोलो। ईच distal convoluted tubule of each nephron gives rise to collecting duct. कितने लोगों को ट्रू लग रहा है? अब तो मतलब मैं खा नहीं जाऊंगा अगर गलत होगा तो। क्वेश्चन ये है कि बताओ इधर ये क्या रहेगा? ग्लोमेरुलस का ये है फ्रंट, ये फ्रंट, ये थोड़ा बड़ा छोटा, ये क्या आ जाएगा? बोमेंस कैप्सूल। अब 3D नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? पीसीटी। इसके बाद ये लूप ऑफ हेनले, फिर ये डीसीटी। अब क्वेश्चन ये है कि हर नेफ्रॉन का जो डीसीटी होता है, इट गिव्स राइज टू अ कलेक्टिंग डक्ट। क्यों? 3 से 4। हाँ, 3 से 4 डीसीटी, मतलब 3 से 4 नेफ्रॉन्स के जो डीसीटी होते हैं वो सिंगल कलेक्टिंग डक्ट को राइज देते हैं। जैसे यहाँ से एक नेफ्रॉन आएगा, इधर से एक नेफ्रॉन आएगा, इधर से एक नेफ्रॉन आएगा, और उनके जो डीसीटी रहेंगे वो इस तरह से ऐसे 3 से 4 मिलके सिंगल कलेक्टिंग डक्ट को ओरिजिनेट करते हैं। किसका? क्यों? अब इधर ध्यान दो एक चीज, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन अब इधर ध्यान दो, देखो इधर जो बोमेंस कैप्सूल होता है वो एक 3D स्ट्रक्चर है। मतलब जो हमारा ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस को पूरा से ऑल ओवर अराउंड कैप्सूल की तरह कवर करता है। समझ में आया? ये बता। ये देखो, ये हो गया हमारा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एफरेंट आर्टेरियोल। बड़ा है ना, डायमीटर दिख रहा है ना इसका, और ये क्या हो जाएगा? डिफरेंट। अच्छा हुआ C2C नहीं है, ठीक है।
तो जो बोमेंस कैप्सूल है उसको पूरे से 3D इस तरह से कवर करेगा ताकि एक प्रॉपर कैप्सूल बने, ताकि प्रॉपर कैविटी बने, मतलब पूरे के पूरे ग्लोमेरुलस को कवर करता है। समझ में आया? ताकि जब भी इसमें जब प्रेशर ग्रेडियंट और पोर स्लिट से जो फिल्ट्रेशन पोर्स है उसमें से जब फिल्ट्रेट बाहर आए तब का तब पूरा का पूरा ऐसे इसमें कलेक्ट हो। ठीक है ना? अगर 2D ऐसे रहा तो आजू बाजू से गिर जाएगा ना, तो क्या फ़ायदा? समझ में आ रहा है? तो रिनल ट्यूब्यूल है वो पूरे के पूरे 3D स्ट्रक्चर है। जैसे अब ये हो गया, उसके बाद जो PCT रहेगा इनके बीच में ऐसे जो पाइप जैसे रहेगा, समझ में? माइक्रोस्कोपिक 3D स्ट्रक्चर है, समझा? अच्छा को लगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स पढ़े थे। नेफ्रॉन के 2 टाइप भी देखे थे। कौन सा था पहले, कौन सा था? अरे टाइप क्या था? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या था? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और दूसरा कौन सा था? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। एक था कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या डिफरेंस है इनमें? इसमें लूप ऑफ इनले डीप नहीं जाता। हाँ, इट गोज वेरी लिटिल इनटू मेडुला। मेडुला क्या है? अरे लेयर नहीं है, पोर्शन ऑफ इनर पोर्शन ऑफ किडनी। तो ये हमारा किडनी है। अगर यहाँ से इस तरह से ये क्या हो जाएगा? PCT। कौन सा पार्ट सिर्फ मेडुला में जाता है? लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये DCT, और एक कलेक्टिंग डक्ट इस तरह से जा रही है। तो कॉर्टेक्स रीजन में नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट रहेंगे? ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, PCT, DCT। ये सारे रीजन, ये कौन से रीजन में रहेंगे? कॉर्टेक्स में। और मेडुला में कौन सा रहेगा? लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में शैलो होता है वो, लूप ऑफ हेनले। और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें से वेरी डीप डाउन इनटू द मेडुला। इसका मतलब ये नहीं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में सिर्फ कॉर्टेक्स में रहेगा नेफ्रॉन, ठीक है? कॉर्टेक्स में रहने वाले पोर्शन कॉर्टेक्स में ही रहेंगे, लेकिन मेडुला में जो लूप ऑफ हेनले कॉर्टिकल नेफ्रॉन में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है? अब देखो ईच किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? कितने? 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है? अब 1 मिलियन में से मेजॉरिटी वाले जो होते हैं वो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कौन से होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेजॉरिटी वाले होते हैं। और माइनॉरिटी कौन सी रहेगी? कौन से नेफ्रॉन की? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की, ठीक है? इतना समझा? समझ में आया? अब देखो इधर, मैंने बताया था कि जो ग्लोमेरुलस है, ये क्या है? ग्लोमेरुलस, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पे जो सेल रहेंगे उनको क्या बोलेंगे? बोलो, पोडोसाइट्स। और फिर यहाँ से ये तुमको स्ट्रक्चर पता ही है, लूप ऑफ हेनले, DCT और कलेक्टिंग डक्ट। कल मैंने बताया था कि एफरेंट आर्टेरियोल से कैपिलरीज का नेटवर्क निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। अब समझ लो, डबल से बता रहा हूँ। क्या इफरेंट आर्टेरियोल से कैपिलरीज का एक नेटवर्क निकलता है जो कि इस तरह से पूरे के पूरे नेफ्रॉन को कवर करता है, पूरे नेफ्रॉन के अराउंड में, रिनल ट्यूब्यूल के अराउंड में ऐसे लूप करता है, लेकिन लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलता है। और फिर इस तरह से इसके भी अराउंड ऐसे जाएगा। तो जो एफरेंट आर्टेरियोल से जो कैपिलरीज कंटिन्यू होती है उनको हम बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं?
एफरेंट आर्टेरियोल से जो कैपिलरीज निकल रहे, जो कंटिन्यू हो रहे, जो नेफ्रॉन के रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड में लूप कर रहे हैं, उनको क्या बोल रहे हैं? पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। इस पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज का वो पोर्शन जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलता है, समझा? इस पेरीटिब्यूलर कैपिलरी का वो पोर्शन जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलता है, उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा क्या है? क्या हो जाएगा? हाँ, इट इज अ ब्रांच ऑफ पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज विच runs parallel to the loop of Henle। उसको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। द ब्रांच ऑफ पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज विच runs parallel to the loop of Henle is called as बोलो वासा रेक्टा। समझ में आ गया वासा रेक्टा क्या है? ठीक है, अब देखो वासा रेक्टा इज, एक सेंटेंस है, याद रखना, वासा रेक्टा इज हाईली रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जो वासा रेक्टा है बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, बहुत थिन होता है, या फिर कंप्लीटली इसके पैरेलल नहीं चलता है, या फिर एब्सेंट ही होता है। किसमें? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन कैसे है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वासा रेक्टा इज क्या मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन में प्रेजेंट रहता है या मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन में एब्सेंट रहता है? मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन में एब्सेंट रहता है। बुक में ऐसे ओपनली नहीं दिया हुआ है, ठीक है? सो जो वासा रेक्टा होता है इट इज हाईली रिड्यूस्ड और एब्सेंट। किसमें? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। और जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स में कैसे होता है? पाया जाता है। इट इज ऑलवेज फाउंड इन जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स। इसका सिग्निफिकेंस वासा रेक्टा का ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में होता है, और वो इसमें हमेशा क्यों पाए जाते हैं वो भी बता, जब काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा, कल के लेक्चर में तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये समझो कि वासा रेक्टा क्या होता है और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। समझ में आया सबको? किस किस को नहीं समझ में आया? तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ? क्यों? कुछ खाया नहीं था? भूख लगी है? घर से नाश्ता नहीं करके आया था? नहीं, जाकर करके कर नहीं अभी करके नहीं, 2-3 घंटे का लेक्चर है। चक चक चुप। कितने टाइप के नेफ्रॉन होते हैं? कौन से? पहला कौन सा है? कौन सा है? कंटिन्यू। नहीं सो जा। नहीं तो क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उससे दैट डजंट मैटर। सो जा, सर दुख रहा है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या? और दूसरा मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन कैसे होते हैं? कैसे? अरे बोलो कैसे होते हैं? और हाँ, बचे हुए कौन से होते हैं? जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। वासा रेक्टा क्या है? स्टेटमेंट ऐसा भी आता है, वासा रेक्टा इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। इट इज अ ब्रांच ऑफ पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, बुक में क्लियरली दिया हुआ है कि एफरेंट आर्टेरियोल से पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज निकलती है, और उसी में से वो पोर्शन जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलता है उसको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? 10:30 से 12:30 लेक्चर है, ठीक है? तो इतना सबको समझ में आया? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मेजॉरिटी मतलब मेजरली होते हैं,
और रेस्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी होते हैं। वासा रेक्टा किस में हाईली रिड्यूस और एब्सेंट होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स या फिर मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स। समझ में आया, विच इज डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और दे आर प्रेजेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन द जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। वासा रेक्टा का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑस्मोलैरिटी और यूरिन कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया इतना। वासा रेक्टा का क्या काम रहेगा, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना। इतना समझो बस अभी, ठीक है, समझा सबको, सबको पूरे के पूरे बेसिक कंसेप्ट्स अभी तक के नेफ्रॉन के बारे में सब पता है। नहीं अगर कुछ पता है, कुछ कंफ्यूजन है, अभी पूछो। जो आगे का पोर्शन है वो इसके बिना नहीं समझेगा। समझ में आया सबको, अरे बोलो यस। समझा, आगे बढ़े। अब देखो, अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वह है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। इधर ध्यान दो अभी सबके सब, क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। देखो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो होता है 3 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है, 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप्स का नाम है सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। अभी नाम नहीं भी याद हुए तो चलेगा, जैसे जैसे पढ़ेगा वैसे समझ में आएगा कितने स्टेप्स है। क्या मेनली याद रखो कितने स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है। सबके पेन्स वगैरह काम नहीं करना चाहिए, इधर ध्यान दो सबके सब अभी समझ लो, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी हेल्प करो। क्या है सबसे पहले, क्या क्या आता है बोलो, ग्लोमेरुलस, एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल, उसके बाद रिनल, अरे रिनल ट्यूब्यूल, रिनल ट्यूब्यूल में पहला, और इतना ध्यान में रखो कि पूरा 3D स्ट्रक्चर है, टू डायमेंशन में बना रहे, पूरा कवर करता है उसको, ठीक है। ये आ जाएगा एक क्या, बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल इज इक्वल टू मालपीजियन बॉडी। अब ये क्या होगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, PCT। अब कम ही लूप बना रहा हूँ मैं ताकि जगह कम है। ये क्या होंगे, हेयर पिन शेप, लूप ऑफ हेनले। ये क्या हो जाएगा, DCT। और ये क्या हो जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये क्या है,
अरे बोलो क्या है? ये क्या है? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के एपिथेलियम में क्या होता है? क्या होते हैं? एक ही पोडोसाइट बनाऊंगा मैं। ठीक है, क्या है ये? पोडोसाइट। जरूरी नहीं कि तीन ही पैरों। ये क्या है? पीसीटी। नाम कैसे पढ़ा, सबको याद है? पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है? लूप ऑफ हेनले। इसके रेल पैरेलल में क्या चलता है? विच इज अ ब्रांच ऑफ, विच इज इंटर्न अ ब्रांच ऑफ एफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है। ये क्या है? डीसीटी। डीसीटी मतलब, और ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। अब एफरेंट आर्टेरियल किसकी ब्रांच है? बताया था मैंने। अरे बताया था ना, रीनल आर्टरी एंटर करती है, फर्दर उसके ब्रांचेस होते हैं और उसी से क्या बनता है? एक एफरेंट आर्टेरियल। ब्लड लेकर आ रहा है तो कौन आ रहा है? आर्टरी ना। तो किसकी ब्रांच है? रेनल आर्टरी। तो रेनल आर्टरी की ब्रांच क्या है? एफेरेंट आर्टेरियल। इसका डायमीटर कैसे होता है? ब्रॉड होता है। और इसका डायमीटर कैसे होता है? नैरो। ठीक है। अब इधर ध्यान दो। ब्लड आया, एक नैरो इससे एंटर किया, उसके बाद में सॉरी ब्रॉड ल्यूमेंस में एंटर किया जो कि एफरेंट आर्टेरियल है, और इफेरेंट से एग्जिट हुआ। समझा यहाँ तक के? इस जो ल्यूमेन का जो डिफरेंस है, इसकी वजह से क्या बना? एक, अरे बोलो क्या बना? प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है। देखो पहला स्टेप क्या हो जाएगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन का? बोलो, एज ब्लड एंटर्स इनटू ग्लोमेरुलस। किसमें? थ्रू व्हाट? एफेरेंट आर्टेरियोल। इसका ल्यूमेन कैसे होता है? ब्रॉड। एंड एग्जिट्स थ्रू एफेरेंट आर्टेरियल। इसका ल्यूमेन कैसे होता है? एज ब्लड एंटर्स इनटू ग्लोमेरुलस थ्रू एफेरेंट आर्टेरियल एंड विच हैव a broad lumen and exits through efferent arteriole which have a narrow lumen, creates pressure gradient. समझ में? अल्ट्राफिल्ट्रेशन का पहला स्टेप क्या है? इन शॉर्ट, क्रिएशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। क्या है? अभी इधर देखो, मैंने बताया कि कोई भी जो कैपिलरीज होती है जो कि बहुत बारीक होती है ना, और उसमें कोई लेयर्स नहीं होते हैं, सिंगल सेल से वो बनी हुई होती है, सिंगल सेल्स के लेयर से। इसीलिए उनकी जो अंदर की जो लेयर होती है, उनके जो सेलुलर लेयर, उनको क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। ठीक है। सो ये एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल विच हैव पोडोसाइट।
और इनके बीच में एक मेम्ब्रेन होता है जो कि वो भी एक 3D होता है, इन दोनों के बेस में है ना एक ऐसे मेम्ब्रेन होता है, 3D होता है, ऐसे कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल विच हैव पोडोसाइट्स। एपिथेलियम किससे बना हुआ है? पोडोसाइट्स। तो डायरेक्टली मैं ऐसे बोल सकता हूँ एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, पोडोसाइट एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन बिटवीन देम पोडोसाइट कहाँ पे है? एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। हाँ, इनकी वजह से क्या बनता है? ऐसे फिल्ट्रेशन पोर्स बनते हैं, ऐसे पोर्स बनते हैं। समझ में आया? समझा? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल और इनके बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि एक पोर फॉर्मेशन होता है। अब मैं यहाँ पे बनाकर तो नहीं दिखा सकता, एनिमेशन में अच्छे से दिखेगा तुम सबको जब वो यहाँ पर पैनल लग जाएगा। ठीक है, तो क्या बनता है? एक पोर्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन पोर्स। ब्लड फिल्टर आउट हो रहा है ना उनमें से, समझा ये? तो जो फिल्ट्रेशन पोर्स है किससे बने हुए हैं? नंबर 1, अरे खुद से करो ना कि यहाँ पर ही है सब। तो पहले ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरीज है। जब कोई भी कैपिलरीज होती है उसके जो सेल्स होते हैं उनको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, सेल की लेयर को। तो एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। अब बोमेन्स कैप्सूल का क्या है रहेगा? एपिथेलियम। एपिथेलियम और बोमेन्स कैप्सूल, उसमें क्या है? पोडोसाइट। और उनके बेस में, उनके बीच में एक मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब समझा? इनसे क्या बनता है? फिल्ट्रेशन पोर्स और पोर स्लिट्स। अब देखो, एज ड्यू टू ये प्रेशर से ब्लड जा रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट है बहुत ज़्यादा, ऐसा प्रेशर से ब्लड जा रहा है। ठीक है ना, ये नैरो है, तो जब यहाँ पर जब ब्लड जाएगा तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा ना। तो जब प्रेशर से ब्लड जा रहा है और फिल्ट्रेशन पोर्स है, तो फिल्ट्रेशन ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, ड्यू टू प्रेशर, जो प्रेशर होता है इसमें, किसमें? ग्लोमेरुलस में। किसमें? क्या होता है? क्यों होता है? डिफरेंसेस इन द ल्यूमेंस ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। सो ड्यू टू प्रेशर and when blood passes through glomerulus there is a formation of pressure, and due to that pressure and presence of filtration slits or filtration pores, all the content of plasma filtered out except proteins. All the content of blood plasma filtered out except proteins into the बोला ना 3D कैप्सूल है, किसका बताया ना मैंने किस तरह से जो बोमेन्स कैप्सूल है कैसे पूरा कवर करे हुए रखता है। तो उसके जो कैविटी होते हैं फिल्टर्ड आउट इनटू द कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। समझ में आया? इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। समझा यहाँ तक? तो अब देखो इधर, ड्यू टू प्रेशर एंड presence of what? कौन से पोर्स? फिल्ट्रेशन पोर्स। ड्यू टू प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ फिल्ट्रेशन पोर्स, और इसी को क्या बोलते हैं हम? दूसरा नाम स्लिट पोर्स। और ये किससे बने हुए होते हैं? बोलो, किस किस से बने, किन किन चीजों से बने हुए थे? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, उनको हम बोल सकते हैं पोडोसाइट्स, क्योंकि एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इज पोडोसाइट, पोडोसाइट से बनी हुई होती है ना। तो पोडोसाइट और प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन।
समझा यहाँ तक? प्रेशर बना और जो पोर स्लिट्स है उसकी वजह से उनमें से ऑल द कंटेंट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड आउट इनटू द कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। तो क्या आएगा? ऑल द कंटेंट ऑफ, बोलो ऑल द कंटेंट ऑफ, अरे क्या? ऑल द कंटेंट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है? किस चीज का पार्ट है? कितने परसेंट? 50 क्या 45? 45 वाले नहीं, कौन से है जो 45? कोई नहीं है मेरे साथ? ऑल द कंटेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट व्हाट? हाँ, एक्सेप्ट प्रोटीन्स। क्या होते हैं प्रोटीन्स? ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स क्या होते हैं? एल्ब्यूमिन। बस पीछे वालों को ही पता है, तुम लोगों को नहीं पता? अरे बताओ फिर उन लोगों को क्या क्या होते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजिन। एल्ब्यूमिन क्या काम करता है? और इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? क्या? और फाइब्रिनोजिन क्या काम करता है? किसमें? क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो वो छोड़ के जो भी ब्लड प्लाज्मा का जो भी कंटेंट है क्या होता है? अरे ब्लड प्लाज्मा का कंटेंट क्या होता है? वाटर कितने परसेंट होता है? 90%, 90 to 92%। और प्रोटीन कितने परसेंट होते हैं? 6 to 8%। और अदर में क्या आता है? कितने परसेंट? 1%। तो सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन छोड़ के ऑल द कंटेंट होते हैं फिल्टर्ड आउट। into the cavity of समझा यहाँ तक? किस किस को नहीं समझा ईमानदारी से बोलो। कंफ्यूजन किस किस को है बोलो। अरे मैं इतना अच्छा टीचर नहीं हूँ जिसको कि तुमको एक बार पढ़ाने में समझ में आ जाए, वो भी ये पोर्शन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में पहला स्टेप कौन सा है? क्या है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की सबसे पहले उसमें पहला स्टेप क्या है? क्रिएशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। कि प्रेशर होता है, प्रेशर बनता है। क्यों? ड्यू टू डिफरेंसेस इन द ल्यूमेन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल। और इस प्रेशर और जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स की वजह से ऑल द कंटेंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स फिल्टर आउट होते हैं। और ये फिल्ट्रेशन पोर्स किससे बने हुए होते हैं? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, पोडोसाइट्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ में आया? अब देखो इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं? एक तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, और उसमें भी एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में भी माइक्रोस्कोपिक वो पोर्स है, काफ़ी ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक की पावर 2। तो इसीलिए एकदम मतलब एक एट द बहुत ज़्यादा डीप मतलब एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड आया, उसमें से जो बिना कुछ सोचे समझे पूरा का पूरा हमने ले लिया प्लाज्मा में से, प्रोटीन छोड़ के। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक के? एवरीथिंग, ऑल द एसेंशियल्स, जो कुछ भी जिनकी बॉडी को ज़रूरत होंगी वो सब भी, सोडियम पोटाशियम वगैरह वगैरह सब। समझा यहाँ तक के? फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं आते ना, फॉर्म्ड एलिमेंट वापस के थ्रू जाते हैं ये इस तरह से।
अरे अब इफरेंट आर्टेरियोल से क्या निकलता है? क्या इफरेंट आर्टेरियोल से कौन सी ब्रांच निकलती है? पेरिटिब्यूलर क्या? कैपिलरी। तो पेरिटिब्यूलर कैपिलरी ऐसे पूरे नेफ्रॉन को कवर करती है और इस तरह से बाकी सारे इसको कवर करते 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 फिर बाद में वेन्यूल्स का नेटवर्क आता है। तो फिर यही वेन्यूल, जब ये वेन्यूल के नेटवर्क से इस तरह से होते हैं तो फिर वो वेन्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर वेन से आईवीसी में कनेक्ट होता है, फिर आईवीसी हार्ट को जाता है, फिर हार्ट से लंग्स को ऑक्सीजनेशन, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी में से सारे डिफरेंट पार्ट, उसमें से कुछ पार्ट इधर आता है, फिर वो वापस इसे फिल्टर आउट होके फिर ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरी से वासा रेक्टस होते होते फिर और वेन्यूल के ब्रांच को कनेक्ट होते हैं, फिर वेन्यूल से वेन्स, माइनर वेन्स, मेजर वेन्स, फिर आईवीसी इंफीरियर एब्डोमेन में है ना किडनी, तो आईवीसी, फिर आईवीसी से हार्ट, तो साइकिल चलते रहता है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, यहाँ तक समझा सबको? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ फिल्ट्रेशन अंडर अ प्रेशर एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल and hence it is called as ultra filtration. अब देखो इधर, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है किसकी ब्रांच है? रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी जो होती है वो किसकी ब्रांच होती है? इट इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आयोटा। एब्डोमिनल आयोटा हार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, तो आर्टरी क्या लेकर आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें से देखो, अब इधर ध्यान दो, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज से क्या निकलेगा? अल्टीमेटली वासा रेक्टा, फिर वही पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज इस तरह से होते होते इसमें जाएगी, तो पूरे किडनी के अंदर माइक्रोस्कोपिक पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज रहेंगे, फिर उसमें से आएगा कुछ तो वेन्यूल वाला पार्ट। जब अल्टीमेटली एक ऐसा पोर्शन आता है ना, आर्टरीज और वेन्स कनेक्ट होते हैं, आर्टेरियल और वेन्यूल्स जब ऑक्सीजनेटेड, तो ये समझ लो कुछ इस तरह से पोर्शन है, ये क्या है? वेन्यूल, आर्टेरियोल्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके केस में देखें तो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज है, समझा? अब किडनी के अंदर ही फिर, अब ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिल्टर आउट हुआ, फिर ये किस में कनेक्ट होते हैं? वेन्यूल्स के ब्रांच में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, समझा? फिर यही वेन्यूल के ब्रांचेस रीनल वेन में कनेक्ट होते हैं, रीनल वेन, किडनी के वेन, फिर रीनल वेन किस में कनेक्ट होती है? आईवीसी में कनेक्ट होती है। इंफीरियर वेना कावा, किडनी कहाँ पर है? एब्डोमेन में, तो नीचे से जो वेना कावा जाएगी उसको क्या बोलेंगे? और जब ब्रेन पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा? लेकिन तुम नहीं पढ़ोगे, सिलेबस में नहीं है। तो ये क्या है? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ? अरे पढ़ाया हूं मैंने, कहाँ जाएगा? हार्ट में। किधर? राइट। कौन सा बॉल? रहता है, तुमने पढ़ा नहीं क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं। ऑब्वियसली ना, मैंने पढ़ाया तो अगर नहीं पता होगा तुम कहाँ से जानोगे? ठीक है, वेन्स में वॉल्स होते हैं, मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर कम होता है, ल्यूमेन बड़ा होता है, बैकफ्लो के चांसेस होते हैं, इसलिए इसमें वॉल्व होते हैं। आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस जब पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ? फिर ये कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। कौन सा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ जाएगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व कहीं जाता है? ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट विल गो टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी। वहाँ पर वॉल्व कौन सा रहेगा? सेमी ल्यूनर वॉल्व। उसका शेप कैसे होता है? आधे चांद के जैसा, इसलिए उसको बोलते हैं सेमी यानी आधा, ल्यूनर यानी चांद, सेमी ल्यूनर वॉल्व। फिर वहाँ से वो कहाँ जाता है? लंग्स। लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड, वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर आते हैं? PCO2 कैसा रहता है?
लंग्स में ज़्यादा, इसमें कम, टेम्परेचर PCO2 H+ आयन कंसंट्रेशन कम, इसीलिए क्या होता है हायर से लोअर। लंग्स में क्या है, लंग्स में क्या ज़्यादा है, PO2 कैसा है, कितना है, अरे ऐसा दूंगा यहाँ से फेंक कर, हट, कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द एल्वियोलर लेवल विच मीन्स 159, 104, 40, 95, 40, 0.3, 40, 45, 40, 45, ये क्या था, टिश्यू, ये क्या था, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जब कहाँ पे जाएगा ब्लड, लंग्स में, इनडायरेक्टली एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, फिर उसी ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड में कितना है, कम, ऑक्सीजनेशन के बाद में देखो 95 जा रहा है। देखे थे ना कोविड के टाइम पे ऐसे चेक करते थे 98, चलो कोविड नहीं है, बच गए। अरे आए थे क्या नहीं घर पे तुम लोगों के, नहीं आए थे, तो इस तरह से क्या, चलो इधर ध्यान दो, अभी ऑक्सीजनेशन हो गया, फिर ऑक्सीजनेशन हो गया ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेंस कितने होते हैं, 4। एक लंग में कितने होते हैं, 2। पक्का, वो कहाँ पर ओपन होते हैं, कहाँ पर, फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, तो जो एट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, उसका सिग्निफिकेंस है कुछ, अरे अगर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मली नहीं हो पा रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से कार्डियक साइकिल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ 30% स्पीड बढ़ा, हाँ क्योंकि पढ़ा था कि कार्डियक साइकिल के अंदर वॉल्व ओपन होते हैं, तो ऑलरेडी ब्लड नीचे जाता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सिर्फ 10 to 20% ही ब्लड नीचे जाता है, लेकिन तुम्हारी बुक में 30% दिया हुआ है, 30% याद रखना, ठीक है। तो ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट, फिर वहाँ से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से कहाँ पर, होल बॉडी थ्रू आयोटा, आयोटा के ब्रांचेस याद है, चलो ठीक है, कुछ तो मेरा पढ़ा हुआ काम में आ रहा है तुम लोगों को, चलो सबको वो सब याद है। ये टेबल डबल से सबने देखना, मैंने बोला था पढ़कर आने के लिए, अच्छा ये टेबल नहीं आया था क्या वहाँ तक के, सिर्फ क्या वहाँ तक बोला था ना, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज तक के पढ़ के आए सब, और डाइजेशन पढ़ के आए सब, ठीक है, ये होने तो उसके बाद देखते हैं। तो अभी इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अभी ये सब पढ़ाने का या फिर रिवाइज कराने का तात्पर्य ये है कि एब्डोमिनल आयोटा से जो ब्लड जा रहा है, कि पूरा ब्लड किडनी को जाता है, एक मिनट में ब्लड कितने ml पंप, कितने लीटर ब्लड पंप करता है एक मिनट में, 5 लीटर, अराउंड 5 लीटर, 5.5 या फिर कितने, 60 सेकेंड्स में, इतना समझ में आया। ईच कार्डियक साइकिल में कितने ml, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml, अरे 70 ml एक कार्डियक साइकिल में, और एक कार्डियक साइकिल कितने सेकंड के लिए होती है, 0.8 सेकंड, और कितने इसमें देखना है, 60 सेकेंड्स, तो 1 मिनट में कितने बार धड़कता है हार्ट, 72 टाइम्स। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं अराउंड कितना आता है, 5.5 to 5.5 लीटर। तो क्या 5 के 5 लीटर ब्लड इसमें जाता है क्या, नहीं। कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जब एब्डोमिनल आयोटा से जब ब्लड जाता है तो हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होता है, और कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड
किडनी को जाता है, जो कि फिल्टर आउट होता है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में भी। दो चीज़ें हैं, देखो इधर। अब इधर ध्यान दो, जो अमाउंट ऑफ ब्लड, डेफिनेशन में ही डिफरेंसेस है। डेफिनेशन समझ में आई, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और एक है अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड। ठीक है, इधर ध्यान दो, देखो इधर ध्यान दो। अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड पर मिनट इज 1100 से 1200 ml, यानी 1.1 to 1.2 लीटर्स एक मिनट में। अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड, ठीक है, एक मिनट में एक किडनी में से, या फिर सॉरी दोनों किडनी में से अराउंड 1 से 1.2 लीटर तक के ब्लड फिल्टर हो रहा है। क्या ब्लड फिल्टर हो रहा है? किसमें? 1 मिनट में। ठीक है, और दूसरा है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड पर मिनट कितना है? 1100 से 1200 ml। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट found per minute is GFR। अब देखो इधर, अमाउंट ऑफ, ये देखो ब्लड फिल्टर हो रहा है, अमाउंट ऑफ ब्लड कितना फिल्टर हो रहा है पर मिनट? 1100 से 1200। मतलब 1 मिनट में बॉडी में कितने लीटर खून होता है? 5 लीटर। तो 1 मिनट में 1/5, समझ में आया? 5 लीटर का एक हिस्सा, ठीक है ना? तो 1/5 पार्ट ऑफ, मतलब टोटल ब्लड 1 मिनट में फिल्टर हो रहा है। समझ में आया? और GFR क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब इस ब्लड जो फिल्टर हो रहा है उसमें से कितना फिल्ट्रेट बाहर निकल रहा है। समझा? ये जो 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड इसमें आया, लेकिन उसमें से यूरिन कितना बाहर निकला उस ब्लड में से? उसको यूरिन नहीं बोल सकते, बिकॉज वो भी यूरिन होता नहीं है। ठीक है, इस 1100 से, मतलब 1 लीटर ब्लड जब किडनी में गया 1 मिनट में फिल्टर आउट होकर आया, तो उसमें से कितना फिल्ट्रेट इसमें निकला, मतलब इसमें आया ग्लोमेरुलर, ये बोमस कैप्सूल में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? ऑल द कंटेंट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर आउट होता है ना, वो कितना फिल्टर आउट हुआ है उस 1 लीटर में से, उसको हम क्या बोलते हैं? GFR। क्या होता है GFR?
amount of filtrate formed per minute is called as GFR. GFR डेफिनेशन से समझो, ठीक है। 1100 से 1200 ब्लड किडनी में आया 1 मिनट में, मतलब टोटल 1/5 ऑफ टोटल ब्लड, समझा यहाँ तक। और उसमें से कितना ब्लड, कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ वो बताया नहीं हूँ मैंने। उस जो कितना, जितना भी फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है उसको क्या बोलते हैं? GFR, समझे ना। मतलब 1 लीटर ब्लड गया और उसमें से कितना फिल्टर आउट हुआ, कितने ml हमें फिल्ट्रेट मिला। फिल्टर आउट तो पूरा हुआ, लेकिन फिल्ट्रेट कितना मिला? प्रोटीन बच गई नहीं बाबा, जो जितना भी जो कंटेंट है ना प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, वो कितना इसमें आया, कितना अमाउंट, प्रोटीन छोड़ के जो भी आया। हाँ, जो कुछ भी इसमें आया, समझा यहाँ तक के? GFR क्या होता है? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म। या फिर इसको ऐसे समझो अभी का फिलहाल के लिए कि जब 1100 से 1200 ml ब्लड किडनी में से गया, दोनों किडनी में से 1 मिनट में, उसमें से यूरिन कितना बना? आसान भाषा में, बेसिकली यूरिन नहीं बोल सकते हम, आगे समझेगा, लेकिन अभी के लिए समझो कि जब 1100 कितना 1 मिनट में कितना ब्लड जा रहा है किडनी में? 1100 से 1200 ml, और उसमें से कितना यूरिन बना उसको हम बोलते हैं GFR। समझा? सबको समझा? किसको किसको नहीं समझा? कंफ्यूजन किस किस को हो रहा है अभी भी? जब तक ये नहीं समझा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। डेफिनेशन समझ में आया कि जब 1 लीटर ब्लड गया किडनी में, उसमें से यूरिन कितना बना उसको हम क्या बोल रहे हैं? GFR, फिल्ट्रेशन रेट। कितना बन रहा है? रेट। और किस वजह से बन रहा है? ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन की वजह से, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है थोड़ा मैथ्स वाला पार्ट आ जाओ। मैथ्स किसी को पसंद है? मैथ्स ये होता है 25 ml पर मिनट। देखो इधर देखो, 125 ml पर मिनट क्या है? मतलब जब 1100 से 1200 ml ब्लड किडनी में गया, उसमें से कितना यूरिन फॉर्म हुआ? 125 ml यूरिन फॉर्म हुआ पर मिनट। इसको हम क्या बोलते हैं? GFR। तो GFR क्वेश्चन आएगा, वो GFR कितना है? एक ऑप्शन में रहेगा 1100 से 1200 ml, एक रहेगा 125 ml पर मिनट, यहाँ पर भी पर मिनट। क्या क्या रहेगा? क्या एप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा? क्यों? GFR क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड, अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड कितना है पर मिनट? 1100 से 1200। अरे ब्लड, मैं क्या पूछ रहा हूँ? अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड यानी कितना ब्लड फिल्टर हुआ और उसमें से कितना फिल्ट्रेट बना। तो जितना फिल्ट्रेट बना उसी को क्या बोलते हैं? अब समझा? डिफरेंस समझ में आया? अब यहीं पर क्वेश्चन घूमता है। अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड कितने हैं? 1100 से 1200 ml, और अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म 125 ml। किसकी बात चल रही है? पर मिनट, बोलने का पर मिनट, ठीक है। समझा यहाँ तक के? तो अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड क्या है? 1100 से 1200 ml, और अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म वो कितना है? 125 ml पर मिनट। उसको क्या बोलते हैं? विच मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। समझ में आया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किससे देखे गए हम? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से।
जितना फिल्ट्रेशन हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उतना ही फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ। समझ में आया ना? समझ में आया सबको? हाँ, अब देखो इधर 125 ml पर मिनट। अब पर डे का देखना है। क्या हुआ? एक घंटे में कितने सेकेंड? 60 सेकंड। एक घंटे में कितने मिनट? हाँ, तो 125 इंटू 60 ये 125 इंटू 60 ये क्या होगा? ये 0 एक तो मेरा मैथ्स बहुत वीक है या फिर तेरा बहुत स्ट्रांग है? अरे 0, अरे सॉरी, डायरेक्ट करते हैं, रुक जाओ। हाँ ठीक है, 7500 कितना पर आर? ठीक है, पर आर 7500 पर आर क्या? ml, मतलब 7.5 लीटर पर आर क्या है? GFR। और पर डे क्या होगा? 7500 इंटू 24 000 1,80,000 ml पर डे। अब यहाँ से ml से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 0 हटा दो, तो 180 लीटर पर डे। अभी वीक नहीं, वो तू करता है। ठीक है, इधर ध्यान दो, अभी इधर ध्यान दो। अब देखो इधर GFR कितना है? ml पर मिनट। एक दिन में कितना बन रहा है? 180 लीटर। और उतना यूरिन होता है क्या? नहीं, अगर उतना होता तो बहुत टाइम, अरे टाइम ही नहीं होता। यहाँ तो क्लास पे नहीं बैठा हुआ होता और ना ही मैं क्लास ले रहा होता। तो पर डे कितना है? 180 लीटर पर डे क्या? GFR। मतलब जब टोटल ब्लड जा रहा है तो उसमें से किडनी कितना फिल्ट्रेट बनाती है? 180 लीटर। बहुत ज़्यादा होता है। 180 लीटर पानी तुम पूरे महीने में नहीं पीते होगे। अगर इंसान रोज़ का 4 लीटर पानी भी पिए तब भी 120 लीटर पानी हो रहा है वो। ठीक है, तो देखो अभी इधर ये सही है कि GFR मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे कितना है? 180 लीटर। लेकिन अमाउंट ऑफ यूरिन कितना होता है पर डे में? 1 to 1.5 लीटर्स। बचा हुआ कहाँ गया? तो क्या इसका मतलब क्या है कि जो बचा हुआ फिल्ट्रेट है उसमें से भी जो किडनी के जो पार्ट होते हैं उसमें से वो रीअब्जॉर्ब होता है। समझ में आया तक के? समझा? ठीक है, पहला स्टेप लिखो। खामोशी के साथ लिखो।
देखो तीसरा स्टेप ऐसे लिखना, इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड पर मिनट इज 1100 to 1200 ml पर मिनट। या फिर यहीं पूछा हुआ है तो इसका लिखने की जरूरत नहीं है। 1100 ml to 1200 ml विच इज 1/5 ऑफ टोटल ब्लड। लिखो जल्दी जल्दी। अरे फोन कॉल आएगा किसी का? क्या है? कॉल आया था क्या किसी का? पता नहीं। रहने दे रहने दे रहने दे। टाइम क्या हो रहा है? 11:45। दे दे, इतने प्यार से बोलो, इतने प्यार से बोलो, दे ही दे। नहीं मुझे लगा आप क्या डिफरेंस समझ में आया कि जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कितना ब्लड फिल्टर होता है? कितना ब्लड फिल्टर होता है? 1100 और उस फिल्टर ब्लड, जितना ब्लड फिल्टर होता है उसमें से कितना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है? और पर डे कितना होता है? 180 और उसी जो फिल्ट्रेट फॉर्म होता है उसके रेट को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, समझा यहाँ तक? हो गया लिखकर? नहीं। आपका सबसे बड़ा त्यौहार है फेस्टिवल, इधर वो क्या नमाज। वो क्या हो गया क्या लिखकर? वो पढ़ते हैं ना। नमाज, नमाज तो डेली पढ़नी होती है। हाँ, दिन में 5 बार। अरे लोगों को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आई डोंट, मतलब नहीं वैसे नहीं होता है। मतलब देख, जो प्रॉफिट थे ना, प्रॉफिट मोहम्मद, तो ऐसे माना जाता है कि बर्थ एनिवर्सरी है उनका। प्रॉफिट, मैं तेरे को बाहर बताऊँ। हो गया? ठीक है।
समझ में आया तक? जल्दी। तो तुमको टाइम पास बहुत करना होता है लेकिन सच में। फोटो खींच के भी कोई नहीं लिखेगा घर जाके। अच्छा ठीक है, जब तक के सब लिख रहे हैं मैं वो कल का पूछना शुरू करता हूँ। क्या? नहीं नहीं नहीं, उसके बिना मैं जाने नहीं दूंगा, ठीक है? ईच एंड एवरी स्टूडेंट से मैं पूछूंगा, तब भी पूछूंगा। तू पढ़कर आया? बाहर मिलना मेरे को। कल बोला था, हाँ बाहर मिलना। और किसको बोला था क्या कुछ हुआ? अब देखो इधर देखो, अभी साइलेंस, इधर ध्यान दो। चलो अभी बताओ, पहला स्टेप कौन सा था यूरिन फॉर्मेशन में? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको शॉर्ट में समराइज करना हो तो कैसे करेंगे? पहला क्या है? प्रेशर बनेगा, उसकी वजह से प्रेशर और स्लिट पोर्स, इसकी वजह से क्या होगा? ऑल द कंटेंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन फिल्टर आउट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट कितना है? 1100 हाँ, तो कितना ब्लड होता है? 1100 to 1200 ml पर मिनट। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5 ऑफ टोटल ब्लड। समझा यहाँ तक? समझ में आया? और ये भी जब टोटल ब्लड फिल्टर होता है उसमें से फिल्ट्रेट कितना फॉर्म होता है? 125 ml पर मिनट। इसको हम क्या बोलते हैं? GFR। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। अब देखो इधर दूसरा स्टेप है सिलेक्टिव इधर ध्यान दो, अभी इधर ध्यान दो सबके साथ। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे कितना है? कितना है बोलो? 180 लीटर पर डे। और यूरिन फॉर्म कितना होता है? 1.5। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो 99% ऑफ द फिल्ट्रेट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, और उसी एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखो if we compare the filtrate form, कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है पर डे में? 180 लीटर पर डे टू द, किसको? फिल्ट्रेट फॉर्म को किससे कंपेयर करें? अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म हुआ।
कितना होता है पर डे अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म? 1.5 अराउंड 1.5 लीटर पर डे. So if we compare the filtrate form with amount of urine form, कितना होता है filtrate form? 180 लीटर. उसमें से यूरिन कितना बन रहा है इन द एंड? 1.5 लीटर पूरे डे में. अराउंड क्या इसका मतलब 99%? कितना? 99% ऑफ filtrate get absorbed when it passes through renal ट्यूब्यूल. देखो इधर अभी ये क्या है? बोलो क्या है? ग्लोमेरुलस. ये क्या है? बोमेंस कैप्सूल. ये क्या है? ये क्या है? ये और ये जैसा भी बनाओ, ठीक है. तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल में कितना कलेक्ट हो रहा है? 125 ml पर मिनट. हम पर डे की बात कर रहे हैं. कितना हो रहा है पर डे में? 180 लीटर. लेकिन हम पर डे में यूरिन कितना फॉर्म होता है? मैक्स टू मैक्स 1.5 लीटर. सो जब यूरिन इन कलेक्टिंग डक्ट जो रिनल ट्यूब्यूल से जब पास होता है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, तो यहाँ पर उस फिल्ट्रेट में से एब्जॉर्प्शन होता है. क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन. रीएब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड से ही निकला है और जब इनमें से पास जाएगा तो उसको ब्लड डबल से एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए रीएब्जॉर्प्शन. समझा नाम क्यों दिया गया? तो 99% ऑफ द फिल्ट्रेट क्या होता है? रीएब्जॉर्ब हो रहा है. समझ में आया? वो हर रेनल ट्यूब्यूल में कैसे होता है, क्या होता है वो आज तो पॉसिबल नहीं. टाइम क्या हो रहा है? 12 बज गए. आज तो पॉसिबल नहीं है, कल के लेक्चर में देखेंगे फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल बोल के, एक साइड हेडिंग पढ़ेंगे. तो दूसरा स्टेप क्या है इन्फॉर्मेशन में? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मतलब क्या? एक अगर हम कंपेयर करें अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म 180 लीटर किससे अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म 1.5 लीटर, तो इट सजेस्ट के इतना जो डिफरेंस आ रहा है इट क्लियरली इंडिकेट्स के जो फिल्ट्रेट है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है. कब? जब वो रिनल ट्यूब्यूल से पास होगा. समझा? लिखो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. रुक जाओ, नहीं तो अभी मत लिखो, तीसरी स्टेप भी बता रहा हूँ फिर लिखना. क्या है? ट्यूब्यूलर क्या है तीसरी स्टेप? बोलो क्या है? हाँ, तो जो ट्यूब है, रीनल ट्यूब्यूल है, वो कुछ तो सिक्रीट कर रहा है. ठीक है. हाँ, सो एज filtrate passes through renal tubule, देखो इधर, एज ब्लड जो फिल्ट्रेट होता है जब वो रिनल ट्यूब्यूल से जाता है तो एब्जॉर्प्शन के साथ साथ में क्या होता है, कुछ आयन्स भी सिक्रीट करते हैं रिनल ट्यूब्यूल्स. वो आयन कौन कौन से हो सकते हैं? सोडियम प्लस, पोटाशियम प्लस, बाइकार्बोनेट आयन और H प्लस. क्या क्या होता है? सोडियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट और H प्लस आयन
किडनी में कैल्शियम कहाँ से ला रहा है? ब्लड में कैल्शियम आता है तेरे, यूरिन में कैल्शियम आता है तेरे। सच एज, बोलो कौन कौन सा आयन? सोडियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट और H+ आयन और यूरिया। टू मेंटेन ionic balance and देखो इधर ट्यूबुलर सिक्रीशन में अब ब्लड ये साइमल्टेनियस होते हैं, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। जब एब्जॉर्प्शन के साथ साथ में जो रिनल ट्यूब्यूल क्या होता है, ब्लड के अंदर जो एक्सेस अगर बॉडी में सोडियम बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो उसमें सिक्रीट कर देगा ताकि वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो, ठीक है। जो कुछ भी एक्सेस एलिमेंट रहेंगे, समझ में आया। और अगर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि बॉडी के अंदर सोडियम की बहुत कमी पड़ गई है तो फिर रिनल मेड्यूला से वो जो सोडियम है वो एब्जॉर्ब होगा, समझ में आया। कभी कभी बहुत इसमें जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है बाहर गर्मियों में, हम पानी उतना नहीं लेते हैं, वाटर इनटेक उतना नहीं कर पाते हैं, या फिर बाहर अगर घूमने चले गए हम काफ़ी ज़्यादा हीट में और पानी वगैरह अगर हमारे पास में नहीं है तो वाटर इनटेक नहीं कर पाते, तो बॉडी में क्या होता है, वाटर की कमी होती है, बाहर भी ज़्यादा टेम्परेचर है, हाइड्रेशन मेंटेन नहीं हो पाता है। तो बॉडी क्या करती है, देखो 180 लीटर पानी है, 1.5 लीटर तो वो तो एब्जॉर्ब हो रहा है, वो इसमें से भी 1.5 लीटर में से भी बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। उससे क्या होता है, जो यूरिन है वो कॉन्सनट्रेट होता है। यूरिन कैसे होता है, कॉन्सनट्रेट। अब जब एक यूरिथ्रा के थ्रू एकदम कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में हो रहा है, एक तो ऑलरेडी वाटर अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो यूरिन बहुत लेस होता है और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग होता है। क्यों? क्योंकि जब हाइड्रेशन नहीं हो पाता है तो कि बॉडी क्या करती है, वो किडनी में से जितना बचा कुचा पानी पूरा एब्जॉर्ब करती है और तुमको चल फिरने के काबिल रखती है उतनी धूप में भी। नहीं तो ऑब्वियसली ना, ड्यू टू सीवियर डिहाइड्रेशन क्या होगा, यू गाइज विल फेंट। होता है कभी कभी कुछ ज़्यादा ही डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा धूप में काम करने की वजह से, या फिर तुम स्कूल प्रेयर्स में देखा होगा कौन कौन गिरा है, लड़कियों में मोस्टली होता है ऐसे, नो प्रॉब्लम, नॉर्मल है। सो वो किस लिए, एक तो सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, वन ऑफ द कॉज वो भी होता है। सो बॉडी अडेप्ट करती है, समझा इनका सिग्निफिकेंस क्या है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का और ट्यूबुलर सिक्रीशन का। रीएब्जॉर्प्शन किन चीज़ों का होगा, जिनकी बॉडी में कमी है उनका ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगा, जिनकी बॉडी में ज़्यादाता होगी, तुमने खाने में बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया है, बहुत ज़्यादा, या फिर किसी ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया, पानी मंगाया उसमें नमक डाल के दे दिया, कि हुआ है किसी के साथ में, किया है किसी के साथ में, क्या ज़िंदगी जीते हो तुम। तो अगर वो पेशेंट इसका ना हो, ब्लड प्रेशर, उसको वो सब चीज़ें ना हो ठीक है, वरना बोलोगे मेरा नाम जाके, जिनके साथ क्या वो हॉस्पिटल में। तो क्या होता है क्या, कभी अगर तुमने बाय मिस्टेक अगर ज़्यादा वो खा लिया तो तुम थोड़ी बाय चांस एक आधे मरतबा, ठीक है, ऐसे नहीं कि रोज़ लोगे तो बीमार पड़ोगे, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है बॉडी में। क्योंकि क्या होता है, जब ब्लड किडनी में से जाता है तो जब ज़्यादा सोडियम होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। समझा? कितने स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में? 3। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, और तीसरा कौन सा है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। समझ में आया? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन हम कल पढ़ेंगे, जब हर ट्यूब्यूल में से जब फिल्ट्रेट पास होगा, जब पीसीटी में से पास होगा तो वहाँ पर क्या किन चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होता है, कौन सी चीज़ सीक्रेट होती है, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, डीसीटी में क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है कल। अभी यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप्स कौन से है? पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड पर मिनट कितना है? अरे मेरी ये मत रटा करो यार, अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड पर मिनट
हिंदी वालों के लिए 1100 से 1200 ml। हाँ, और अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर ml पर मिनट, सॉरी 125 ml पर डे 180 लीटर। अब 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में यूरिन कितना फॉर्म होता है उस फिल्ट्रेट में से, विच सजेस्ट के जो बचा कुचा फिल्ट्रेट है जब वो किसमें रीएब्जॉर्ब होता है, ट्यूब्यूल में से जब पास होता है तो क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और रीएब्जॉर्प्शन के साथ में क्या होता है कि ट्यूब्यूल होते हैं कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। क्यों? एक तो बॉडी के अंदर आयोनिक बैलेंस रखने के लिए, परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए ना, हर आयन का सोडियम पोटाशियम, इनका सोडियम ज़्यादा हो गया ट्यूब्यूल से सिक्रीट होगा, कम हो गया एब्जॉर्ब होगा। अरे बॉडी में सोडियम एकदम ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन सोडियम का ज़्यादा होगा, बॉडी में सोडियम कम हो गया तो फिर से जो मेडुला में जो सोडियम है वहाँ से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम का ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कैसे होता है? कंडीशन के हिसाब से होता है। कितने स्टेप है? 3। पहला बोलो, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, कल फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल पढ़कर आएंगे, जाना नहीं है। तो लिखना नंबर दूंगा, वो बंद कर दे कैमरा।